साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी की तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, आज की क्लास उनके लिए सभी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं आदिकाल के और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्यों की, क्योंकि आदिकाल से संबंधित लगभग हमने 100+ प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। हमारी सीरीज चली हुई है टॉपिक वाइज हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, तो जिसमें कि हमने हिंदी साहित्य लेखन परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। साथ ही हमने हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित भी लगभग 100+ प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और है आदिकाल से संबंधित, उनको भी हम देख लेते हैं ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपके सामने पूछ लिया जाए तो आप उसका सही आंसर लगा सको। क्योंकि आज की क्लास में हम करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में जो कुछ मुख्य कथन है, मुख्य प्रमुख बातें हैं, उनको हम देखेंगे। क्योंकि आप लोगों को ने अभी परीक्षाओं में देखने को मिला ही होगा, कथन और पंक्तियों से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन। तो सबसे पहले बात करें, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है किस आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, यानी कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था कौन सी होगी? प्राकृत की अगर प्रथम अवस्था पूछ ली जाए तो पाली होती है। प्राकृत की प्रथम अवस्था कौन सी होती है? पाली। उसके बाद प्राकृत की अगर दूसरी अवस्था पूछ ली जाए तो वो प्राकृति होती है। अगर प्राकृत की तीसरी अवस्था पूछ ली जाए तो वो होती है अपभ्रंश। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, एक एक तथ्य को समझ के साथ प्रश्नों को करना है, क्योंकि कहीं से भी किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं आगे, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ समय के पीछे तक जो समय रहा वो माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जो आदिकाल का समय है, एक तो माना उन्होंने 1050 विक्रमी संवत से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक। अगर ये पूछ लिया जाए किस राजा के समय तक माना है, तो महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक जो है आदिकाल का समय माना है। तो कई बार पूछा जाता है किस विद्वान के अनुसार महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक जो है आदिकाल का समय माना है, वो रही हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद देख लेते हैं, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि शुक्ल जी ने के अनुसार जो है आदिकाल का समय कब से कब तक माना, तो उसमें ऑप्शन ये दे दिया जाता है कई बार संवत में न दे करके कि राजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के पीछे तक। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार आप प्रश्नों को आप घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, और आप जो है उन प्रश्नों को देख करके कई बार कन्फ्यूजन में हो जाते हो कि ये प्रश्न पता नहीं कहाँ से आ गया। लेकिन जब तक आपकी समझ विकसित नहीं होगी तब तक आप प्रश्नों को रटने में लगे रहोगे। तो हर एक प्रश्नों को आपको समझ बेस के साथ करते हुए आगे बढ़ना है। तो बात कर लेते हैं आगे, अगला पॉइंट हमारा, राज्याश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार और आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाए करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल से हमने वीर गाथा काल कहा है। यानी कि इस पूरे के पूरे ग्रंथ में कहा गया है कि आदिकाल का नाम है वीर गाथा काल, यानी कि आदिकाल का नाम वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति के आधार पर दिया है। प्रवृत्ति, वहाँ की प्रवृत्ति के आधार पर दिया है। कई बार पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का जो नामकरण है वो किस आधार पर दिया है, तो वहाँ की प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो ग्रंथों को देखते हुए उसका नाम, पूरे के पूरे आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रख दिया है।
कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग जो आदिकाल के नाम दिए, जैसे बीजवपन काल किसने कहा, मैंने सभी प्रश्न उत्तरों के माध्यम से आपको कराई दिए थे जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सिद्ध सामंत काल किसने कहा, संधि काल किसने कहा, चारण काल किसने कहा। इस प्रकार आदिकाल के अलग अलग किसके द्वारा दिए गए नाम रहे। तो अगला तथ्य देख लेते हैं। अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो अपभ्रंश नाम जो सबसे पहले अपभ्रंश नाम कहाँ देखने को मिला, वो वल्लभी के राजा द्वितीय के शिलालेख में देखने को मिला, जिसमें कि अपने पिता गुहुसेन विक्रमी संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा जाता है। जो ये गुहुसेन इनके पिता रहे हैं धारसेन द्वितीय के, ये तीनों भाषाओं के कवि माने गए हैं। कौन कौन सी? प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं के कवि कौन से कवि रहे हैं? इनमें से वे रहे हैं धारसेन के पिता गुहुसेन के। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं। अगला तथ्य क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? तो सिद्धों की उद्गत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। तो सिद्धों द्वारा जो रचित रचनाओं की भाषा किस प्रकार की है, किस प्रकार की मानी? तो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या जो है पुरानी हिंदी की काव्य भाषा इन्होंने कहा है। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? ये नाम दिया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। साथ ही जो है पुरानी हिंदी और देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश पुरानी हिंदी काव्य भाषा माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों के द्वारा रचित रचनाओं की भाषा को। इस प्रकार से आप प्रश्नों को देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला तथ्य हमारा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिसे चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। जो ये पंक्ति है, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पंक्ति बताई गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसा कुछ लोगों ने गीत गोविंद के जो पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, यानी कि जो गीत गोविंद द्वारा जयदेव के गीत गोविंद के पदों को जो आध्यात्मिक रूप में देखा जिन लोगों ने, उसी प्रकार से विद्यापति द्वारा जो उनकी रचना पदावली में जो दोहे लिखे गए उनको भी जो है आध्यात्मिक बताया। तो यही बता रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आजकल जो है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो इस प्रकार ये जो कथन है विद्यापति जी के संबंध में उन्होंने उनकी पदावली रचना के विषय में कहा है, उनका उदाहरण दिया है उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद पदों के साथ। इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा हमने मुख्य तथ्यों को देख लिया है जो आदिकाल के अंतर्गत शामिल है और कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। इन 2-3 पॉइंटों से ही 2-3 प्रश्न आपको हमेशा परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार इम्पोर्टेंट तथ्यों को करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कल से हम, अगर आप लोग कहोगे तो कल से सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की एक पुस्तक है जिसमें वन लाइनर के जो पूरी डिटेल से प्रश्नों को दिया हुआ है, अच्छे से वन लाइनर बेस के साथ प्रश्न दिए गए हैं। तो अगर आप चाहोगे तो हम इस पुस्तक को भी एक बार से एक पॉइंट को रीड करने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ हमारे इम्पोर्टेंट जो हमारी प्रश्नों की सीरीज चली है उसको भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। और जो है क्लास का ये टाइम थोड़ा सा जो है ज़्यादा कर लेंगे ताकि हम अधिक से अधिक चीज़ें को कवर कर पाए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना
दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। हर रोज़ हमारी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे को क्लास नहीं होगी भाई। मंडे टू फ्राइडे समय रहेगा 11:45 पर हम हिंदी विषय से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे और इससे आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि हम उन्हीं तथ्यों पर विचार करेंगे, उन्हीं तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इम्पोर्टेंट तथ्यों को ही करने की कोशिश करेंगे और आपका साथ रहा तो इसी तरह हम धीरे धीरे लंबी क्लास लेकर पूरे संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार फिर से कहना चाहती हूँ भाई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।